रसायन विज्ञान। आज इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजों को जानते हुए चलेंगे और इससे जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। आप टाइमिंग चेंज करते, अबे गधे टाइमिंग चेंज, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो टाइम नहीं होगा उसके लिए कि सेम टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा? कहां से आते हैं आप लोग? सबसे पहले केमिस्ट्री को लेकर बात करें। केमिस्ट्री है क्या? इसके अंतर्गत केमिस्ट्री आखिरकार है क्या? केमिस्ट्री एक मिस्र के शब्द कीमिया से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है काला रंग, है ना। केमिस्ट्री का क्या रंग है? काला। ठीक है, तो आप अगर काले हैं तो आप परेशान मत होइएगा, आप सभी केमिस्ट्री हैं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे क्या तरीका है केमिस्ट्री पढ़ने का, वो समझिएगा। हाँ, डायग्राम से पढ़ेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से, डायग्राम से ही पढ़ेंगे। और अब से पहले आपने केमिस्ट्री को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। हाँ, हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री को, आपने कभी उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल परेशान मत हो, हमेशा के लिए दिक्कत समस्या केमिस्ट्री की अब से खत्म आपकी, ठीक है, बहुत डिटेल में। अच्छा आइएगा, केमिस्ट्री आखिरकार है क्या? तो आप कहेंगे केमिस्ट्री एक मिस्र के शब्द कीमिया से मिलकर बना है जिसका रंग होता है काला। केमिस्ट्री हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो केमिस्ट्री हम मैटर यानी पदार्थ के संगठन, है ना, उनके आपस में क्रियाएं और उनके रिजल्ट क्या निकलते हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दो चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट बनाकर लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे केमिस्ट्री आखिरकार है क्या? तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री मिस्र के एक शब्द कीमिया से मिलकर बना है। मिस्र के शब्द कीमिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कीमिया से मिलकर बना है। कीमिया इसका अर्थ होता है से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। काला रंग, ठीक है, काला रंग होता है इसका अर्थ। क्लियर है? ठीक। सबसे पहले क्या होता है? काला रंग होता है। आप लिखेंगे केमिस्ट्री में हम किन चीजों का डिस्कस करते हैं? तो केमिस्ट्री में हम पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूं। इसमें हम पदार्थ के संगठन, उनकी परस्पर क्रिया और उनके रिजल्ट यानी परिणामों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन चीजों के अंतर्गत। जैसे आपने कहा हमने तेजाब को पानी में डाला तो क्या हुआ? तो आपस में पदार्थों की क्रिया और उनके रिजल्ट ही तो है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, आप फेस वॉश यूज करते हैं, है ना, पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो वो सभी पदार्थ है ना। तो मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की आपस में क्रियाओं के बारे में और उनके रिजल्ट के बारे में, है ना। मान लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, केमिस्ट्री को क्या करेंगे? जैसे आपके पास ये पेन है, आपके पास क्या है? पेन है, ये पदार्थ एक मैटर है क्योंकि जगह घेरता है, इसका अपना मास है तो ये पदार्थ है। अच्छा, इसके आपस में संगठन, ये किससे मिलकर बना है ना। मान लीजिए फाइबर से मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो इसके संगठन, है ना, और इसके संगठन किस तरीके से है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, और इनके आपस में परिणाम क्या है, क्यों बनाया गया है, इन सभी का डिस्कस केमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार लिखेंगे इसके बारे में। आप लिखेंगे केमिस्ट्री में पदार्थ यानी मैटर, पदार्थ यानी मैटर के संगठन यानी किससे मिलकर बना है? आपस में उनकी क्रियाएं, आपस में इनकी क्रियाएं व परिणामों यानी रिजल्ट्स के बारे में, परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। आपने कहा ना उनकी केमिस्ट्री कुछ ठीक नहीं चल रही है, यानी आप उनके आपस में डिस्कशन को समझना चाह रहे हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं आया, तभी तो आपने कहा उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है ना। उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मतलब उनके आपस में संगठन, उनके परिणाम, उनके रिजल्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यही तो केमिस्ट्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपसे पूछेगा केमिस्ट्री किस भाषा से निकला है? मिस्र का एक शब्द है जिसका कीमिया से निकला है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर। ठीक है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? मैटर यानी पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ बेसिकली क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो, जो जगह घेरता हो, वो सभी पदार्थ है ना। जो जगह घेरता हो, जिसमें मास हो, वो सभी पदार्थ हैं। उनका डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, आपस में क्रियाएं कैसी हैं और उनका रिजल्ट्स क्या निकल रहा है, वो सभी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। केमिस्ट्री कम समझ में आती है, केमिस्ट्री को ज्यादा समझना होगा तभी तो केमिस्ट्री बन पाएगी, है ना। कल को आप शादी के बाद को हमारी तो केमिस्ट्री खराब है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बाहर वाले गलत सोचेंगे। तो आप ये कहेंगे, अब से आप केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये कहेंगे सर अब हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, घर में भी और नोटबुक में भी, दोनों में। ठीक है, गुस्से वाले सर, अरे मैं गुस्सा कहां करता हूं, मैंने कभी गुस्सा किया आपसे? नहीं किया। चलिए ठीक है, चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़े। हाँ, सभी चेयर टेबल सभी क्या है? मैटर ही तो है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे कहने लगूं पदार्थ क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैं आपसे सिंपली लैंग्वेज में आपसे पूछना चाह रहा हूं मैटर क्या है, पदार्थ क्या होता है ना। केमिस्ट्री में सारी चीजें किस पर डिपेंड है? हम पदार्थों का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया मैटर यानी पदार्थ। ये पदार्थ आखिरकार है क्या? तो आप लिखेंगे पदार्थ कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जिसमें मास हो यानी द्रव्यमान हो, वो सभी मैटर है, वो सभी पदार्थ है। आप मुझे बताएंगे, है ना, आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं टेबल क्या एक पदार्थ है? हाँ या ना में मुझे बताते हुए चलेंगे। टेबल क्या एक पदार्थ है? चेयर क्या एक पदार्थ है? ये कैमरा क्या एक पदार्थ है?
क्या लैपटॉप एक पदार्थ है? क्या एक बोर्ड पदार्थ है? आपके बिल्कुल ही पदार्थ है, क्योंकि ये जगह घेर रही है। आपने एक पॉइंट समझा, जगह घेर रही है, पदार्थ है ना। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा, आपको हवा दिख रही है, आपको कहेंगे सर हवा जगह कहां घेर रही है ना। तो इसमें तो हम जगह का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं घेर रही, ये नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक चीज तो लगा सकते हैं, हवा में मास तो होता है, द्रव्यमान तो होता है कि नहीं। सिलेंडर में आप गैस ही तो भरवा के लेकर आते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ तो है, इनमें मास है, जगह घेर रही है। अगर जगह नहीं घेरती गैस तो आप सिलेंडर में कैसे लेकर आते? तो वो सभी चीजें जो जगह घेरती है, जिनमें मास होता है, वो सभी पदार्थ है ना। तो आप एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, मैटर यानी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी मैटर क्या होता है? मैटर पदार्थ क्या होता है? आप लिखेंगे वे सभी चीजें जो स्पेस यानी जगह घेरे, वह जिनमें मास यानी द्रव्यमान हो, वे सभी पदार्थ हैं, वे सभी मैटर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं ना, जैसे हवा है, पानी है, टेबल है, चेयर है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे पास पदार्थ है, मैटर है। अरे हाँ ना, ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है, मैटर है। आप मुझे बताएंगे फीलिंग्स पदार्थ है? फीलिंग्स क्या पदार्थ है? फीलिंग्स पदार्थ होंगी क्या? बताइए एक बार। फीलिंग्स पदार्थ है? लाइट पदार्थ है? टेस्ट पदार्थ है? नहीं है ना, नहीं है। कंसेप्ट लगाकर देखो, कैसे कंसेप्ट लगाओगे? क्या फीलिंग्स जगह घेरती हैं? अरे उनके जगह में, उनके दिल में घेरी वो बात अलग है ना, वो बात अलग है, उनके दिल में घेरी, लेकिन वास्तव में घेर पा रही है नहीं, है ना। आप कहेंगे फीलिंग ने उनके दिल में जगह तो घेरी, लेकिन वो छोड़कर चली गई। अब वो छोड़कर चली गई तो क्या उनका जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो कभी तो खाली हो रही है, कभी भर रही है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैटर नहीं हो सकता। लाइट क्या जगह घेरती है? अरे जगह घेरती ना, तो एक रूम तो आपको लाइट के लिए लेना पड़ता, तो ये भी जगह नहीं घेरती है। क्या टेस्ट जो है वो जगह घेरता है? टेस्ट एक फीलिंग है, ये सभी है ना, ये महसूस कर सकते हैं, जगह नहीं घेरती, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? सभी की सभी ये हमारे पास मैटर नहीं है। ये सारी चीजें क्या है? ये सभी चीजें मैटर नहीं है, मैटर नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर्स का। क्या क्लासिफिकेशन होता है मैटर्स का? क्या क्या मैटर है? एक इंग्लिश में बताओ, कौन है ये? दिव्या, DIBY, दिव्या। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई? आप ज्योग्राफी के टीचर हो या केमिस्ट्री के? हम हर चीज के टीचर हैं, ठीक है। उन्होंने हर चीज के टीचर बना दिया, ठीक। मेरी फीलिंग्स का मास है, कोई खा जाएगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए फीलिंग्स में कोई मास नहीं है। चलिएगा, नोट डाउन करेंगे, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का क्या वर्गीकरण। क्वेश्चंस भी साथ के साथ लगाते हुए चलेंगे, एक चैप्टर होता जाएगा, है ना। तो आप उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहले दो आधारों में बांटेंगे, एक फिजिकल डिवीजन, एक केमिकल डिवीजन, है ना। एक फिजिकल डिवीजन, एक केमिकल डिवीजन, ठीक। तो सबसे पहला फिजिकल डिवीजन को लेकर बात करें। फिजिकल मतलब वो फिजिकल नहीं, ये फिजिकल डिवीजन है, ठीक है ना। एक है फिजिकल डिवीजन और एक है हमारे पास केमिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। और एक है हमारे पास डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है ना। आप लिखेंगे केमिकल डिवीजन, डिवीजन यानी रासायनिक आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। दो चीजों को आप समझेंगे। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, फिजिकल डिवीजन के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला आता है सॉलिड, कौन सा आता है? सॉलिड। फिर आता है लिक्विड, उसके बाद आता है गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा, उसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी,
ये है 5 आधार, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? आपकी फिजिकल यानी भौतिक आधार पर, है ना, भौतिक आधार पर। कौन कौन से? सबसे पहला है सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड, उसके बाद है गैस, और उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा, और उसके बाद आता है हमारे पास बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारे पास है 5 डिवीजन भौतिक आधार पर, है ना। अगर मैं रासायनिक आधार पर लेकर बात करूं तो इसमें 2 भाग आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से आते हैं? तत्व और यौगिक, है ना। इसमें 2 आते हैं, एक आता है तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट, और एक आता है हमारे पास यौगिक। कौन सा आता है? यौगिक आता है, यौगिक। तत्व और यौगिक इसमें आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका समझिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन का तरीका समझिएगा। मैंने कहा हमने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैटर्स का, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मुझे ब्लॉक कर दो दीक्षा। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या दिक्कत आ गई ऐसी? चलेगा, है ना। कमेंट सबकी आ रही है, चीजों को समझो। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन के तरीके, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन बनेगा इन चीजों से। मैंने कहा मैंने पदार्थों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले पदार्थ की डेफिनेशन मैंने बताई कि ऐसी चीजें, है ना, ऐसी चीजें, हाँ, ऐसी चीजें जो जगह घेरती हैं और जिनमें मास होता है वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों का डिवीजन 2 आधार पर होता है, फिजिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन पर 5 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। और केमिकल डिवीजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक इसमें और आता है मिक्सचर यानी मिश्रण, मिक्सचर यानी मिश्रण, मिश्रण भी इसमें आता है। इसके आधार पर एक मिनट, मिश्रण, मिश्रण यानी इस आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। केमिकल डिवीजन में 3 प्रकार और फिजिकल डिवीजन में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, स्लाइड को हटाकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे मैटर्स का निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल डिवीजन नहीं है? सॉलिड, प्लाज्मा, बीईसी या फिर मिश्रण, मिक्सचर। इसमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन नहीं है मैटर्स का? इसमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन नहीं है मैटर्स का? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर आप करेंगे। हाँ, मैं अभी एक एक को समझाऊंगा, हवा मतलब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, सभी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले चीजों को बताइए। अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। मैंने मैटर बताया, उसके बाद मैंने आपको मैटर का डेफिनेशन बताया, उसके बाद डिवीजन किया। अब एक एक को लेंगे, है ना। थोड़ा सा सब्र रखो, है ना। हाँ, इनमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन नहीं है? तो मिक्सर क्या है? वो केमिकल डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बताएंगे मैटर्स को फिजिकल डिवीजन के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? मैटर्स को फिजिकल डिवीजन के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? काउंटिंग में बताने कितने पार्ट हैं? तो आप कहेंगे पदार्थों को फिजिकल डिवीजन के आधार पर 5 भाग में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बीईसी। बीईसी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट, है ना। ये जो कंसेप्ट है वो बोस और आइंस्टीन ने मिलकर दिया था, इसलिए बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोनों ने मिलकर इस पर काम किया था। बहुत बढ़िया, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट आइएगा। अगर मैं आप बात करूं, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेकर बात करेंगे, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे मैटर्स, और मैटर्स में डालेंगे फिजिकल डिवीजन, मैटर्स, मैटर्स, और इसी में डालेंगे फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, डिवीजन यानी भौतिक आधार, है ना। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अब सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं? सबसे पहले हम इसे उठाएंगे, फिजिकल डिवीजन को उठाएंगे और फिजिकल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद केमिकल डिवीजन की ओर आएंगे। उसके बाद किस पर आएंगे? उसके बाद केमिकल डिवीजन पर आएंगे। सबसे पहले फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे, फिर केमिकल डिवीजन को, है ना। अच्छा, ये जो है हमारे पास प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या हेडिंग डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे मैटर्स, और मैटर्स में भी फिजिकल डिवीजन, और फिजिकल डिवीजन में भी 3 पार्ट को लेकर बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बदमाश है जी, बदमाश हो तुम भैया, पढ़ लो, बदमाशी रह जाएगी। ठीक है, आरपीएफ में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, दिल्ली पुलिस में काम आएगा, एसएससी-जीडी में काम आएगा, और इसके अलावा आप मेंस देंगे सीजीएल का, उसमें भी काम आएगा। हवाबाजी में कोई सब्जेक्ट ना मैं शुरू करता हूं ना मैं खत्म करता हूं, चीजों को समझिएगा, है ना। इतनी शिद्दत के साथ चीजों को पढ़ाई जा रही है, किसी बेस को लेकर पढ़ाई जा रही है, हवा हवाई नहीं, है ना। चलिएगा, समझिएगा। मुझे बताइएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं सबसे पहले आधार लेता हूं इनका सेफ, सेफ बताइएगा मुझे सेफ। सबसे पहला पॉइंट लेता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट, एक एक को लेंगे। सबसे पहला सेफ लेते हैं, सेफ, सेफ यानी इनका आकार क्या होता है? आकार, आकार को लेकर बात करते हैं सेफ। मुझे एक चीज बताइएगा, आपने ठोस को देखा है? देखिएगा, आप ठोस में क्या लेंगे? ठोस में आप लोहा ले लीजिए, है ना, लोहा फॉर एग्जांपल, है ना। मैं भी एग्जांपल के लिए पहला कंसेप्ट बता रहा हूं, लोहा, है ना, लोहा। सेकंड पर लीजिएगा, लिक्विड में आप पानी को ले लीजिए, पानी। ठीक है, और गैस में आप क्या लेंगे? गैस में आप कुछ भी ले लो, गैस में आप हवा को ले लो, है ना, हवा को ले लो। 3 आपने पॉइंट ले लिए, इनके आधार पर हम डिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे मैं सबसे पहले शेप को लेकर बात कर रहा हूं, आकार को लेकर बात कर रहा हूं। आपने लोहे को देखा है? आपने लोहे को देखा है ना, तो लोहे का आकार निश्चित होता है क्या? फिक्स होता है क्या? बिल्कुल होता है। यानी ठोस जो होते हैं, लिक्विड सॉरी ठोस जो होते हैं हमारे पास, यानी जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, उनका आकार निश्चित होता है। ऐसा तो है नहीं आपने ठोस को उठाया, है ना, ठोस को उठाया, और ठोस को उठाने के बाद क्या किया? ठोस को उठाने के बाद हाथ में से पिघल गया, गिर गया नीचे, फिर आप बटोर रहे हो ठोस को? नहीं, ठोस का आकार निश्चित होता है। चाहे पिन ले लीजिए, चाहे आप कोई मार्कर ले लीजिए, चाहे आप लोहे की कोई बॉल ले लीजिए, आकार फिक्स है, चेंज नहीं होता है। यानी ठोस का आकार फिक्स होता है। ये तो क्लियर होगी चीज, फिक्स आकार होता है ठोस का। अब आइएगा पानी पर। मुझे बताइए पानी का आकार फिक्स है क्या? पानी को आपने उठाया, हाथ में लिया, जिस आकार का आप ऑफिस चले गए लेकर? नहीं, आपको पानी को एक बोतल में भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार फिक्स नहीं है।
है ना, आप उसे ऐसे नहीं उठाकर ले जा सकते। उसी तरीके से ना तो पानी का आकार फिक्स है ना हवा का आकार फिक्स है ना, हवा का आकार फिक्स होता तो आप ऐसे करते, कार्बन डाइऑक्साइड आजा खाली, है ना, इसके अलावा CO2 O2 आजा खाली, है ना, ऑक्सीजन उठाकर खाली। आकार फिक्स नहीं है ना, आप देख नहीं सकते कहां पर है, तो इनका आकार फिक्स नहीं है। तो अगर मैं सेफ को लेकर बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, मेरे पास लोहे का यानी ठोसों का आकार फिक्स होता है, जबकि पानी का और हवा का यानी लिक्विड और गैस का आकार फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो आप एक बार आकार यानी शेप को लेकर बात करेंगे। आप यहां पर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इस तरीके से, आप लिखेंगे सॉलिड का आकार, सॉलिड का आकार फिक्स होता है, आकार फिक्स होता है, जबकि जबकि गैस में, गैस और लिक्विड का आकार, लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ये वाला कंसेप्ट दिमाग में बैठा के नहीं बैठा है ना, तो मुझे एक बार बताएंगे यहां तक की चीजें एकदम से क्लियर है, हाँ या ना में मुझे बताएंगे, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। जब आप मुझे बता दो कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करोगे फिर मुझे बताओगे। ठीक है, अच्छा आधार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आकार लिख लो उसे, आकार, सेम आकार। नेक्स्ट आएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुझे कंसेप्ट बताएंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम सबसे पहले इसी को लेकर तो बात कर रहे हैं फिजिकल डिवीजन में, उसके बाद हम प्लाज्मा और बीसी को एक साथ पढ़ेंगे, है ना, उसको एक साथ पढ़ेंगे। ये हम लोहा एग्जांपल के लिए ले रहे हैं ना, लोहा, तो उसमें लोहा ले रहे हैं, पानी और हवा, तीन कंसेप्ट हमने लिए, इसी के आधार पर डिवीजन करेंगे, है ना, इसी के आधार पर। मुझे आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप मुझे? ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल, है ना, अणुओं के बीच आकर्षण बल, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल, बल सेकंड पॉइंट बनाकर आप इसे लिखेंगे। क्या बनाकर लिखेंगे इसे? आप सेकंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला क्या था? पहला था सेफ यानी आकार, दूसरा है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अणुओं के बीच आकर्षण बल। मुझे एक चीज बताएंगे, ये आपके पास पेन है, ये ठोस है, ये तो आपको पता है। ये ठोस क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, वो आपस में चिपके हुए हैं, तभी तो ठोस है। अगर ये ठोस नहीं होता, इसके अणु आपस में चिपके नहीं होते, तो ये टूट जाता, बिखर जाता। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, कोई भी चीज ठोस है, जुड़ी हुई है, किसके कारण? क्योंकि उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक है। अणुओं ने आपस में एक दूसरे को बांध के रखा है, वो ठोस बन गया। क्या बन गया? ठोस बन गया। अब जस्ट इसके इस तरफ आना, लिक्विड को लेकर बात करो। लिक्विड ठोस की तुलना में क्या है ना, उसमें फ्लक्चुएशन है ना, वो थोड़ा सा क्या है, तरल है, तरल है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो है ना, वो इतना गठबंधन नहीं है जितना होना चाहिए था, कम है, तो फैलता जा रहा है। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं हवा को लेकर, हवा के अणुओं के बीच तो सबसे कम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है अणुओं के बीच सबसे कम है, तभी तो वो चारों ओर फैली हुई है ना। भाई संगठन होगा तभी तो मजबूत होंगे, है ना। प्राचीन काल में कहते थे राजाओं में संगठन नहीं था, तभी तो अंग्रेज हम पर राज करके चले गए। क्यों? क्योंकि उनमें संगठन नहीं था। संगठन होते तो मजबूत होते, है ना। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है कि लोहा, अगर लोहा है सेफ, क्लियर है, इसका आकार निश्चित है। किस लिए आकार निश्चित है? क्योंकि इसके अणुओं ने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। और पानी के मध्य कम है, इसीलिए वो थोड़ा सा फैल रहा है। गैस बहुत ज्यादा फैल रही है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। ये नहीं कह सकते है नहीं, आप ये कहेंगे कम है ना, कम है। तो आप एक चीज लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में होगा। उसके बाद किसमें होगा? लिक्विड में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम होगा गैसों में। गैसेस में सबसे कम मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। तभी तो ये एकदम से चिपके हुए ठोस है, ये हल्का सा फैल गया है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और इसके बीच तो बहुत कम है, तभी तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। अरे हाँ, है ना। आप मुझे यहां तक की चीजों में बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस? तब आप आंसर कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है।
यहां तक की चीजों में मुझे एक बार प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे, जो अब तक पढ़ा है उसमें किसी तरीके की परेशानी है? हाँ, अभी हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को एक साथ पढ़ेंगे। वो दोनों के कंसेप्ट अपने आप में बहुत अलग है, उन्हें हम इनके साथ नहीं जोड़ सकते। वो एक अलग ही अवस्था है, उसका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है, उसे इनके साथ नहीं पढ़ सकते हम। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला पॉइंट आप क्या डालेंगे नेक्स्ट? अब मुझे बताएंगे इसमें मैं एक थर्ड पॉइंट डाल रहा हूं इनके क्लासिफिकेशन को लेकर। अगला पॉइंट मैंने डाला, आप खुद बता दोगे आपकी बात। तो मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस है ना, अणुओं के बीच स्थान, अणुओं के मध्य स्थान। आप मुझे बताएंगे, इस कंसेप्ट को बताएंगे। देखिएगा, ये चीज ठोस क्यों है? क्योंकि इसके अणुओं ने आपस में अपने आप को बांधा हुआ है। जब आपस में कोई चीज बांध भी रही है तो स्पेस तो कम होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, लिक्विड को लेकर बात करें, ये फैल क्यों गया? क्योंकि इनकी अणुओं के बीच अट्रैक्शन कम था। अट्रैक्शन कम था तो दूर दूर होंगे, है ना भाई? तुम दो दोस्तों में लड़ाई झगड़ा है तो तुमने दूरियां तो होंगी, स्पेस तो होगा। तो सीधी सी बात है, इनमें स्पेस कम है, इनमें ज्यादा स्पेस होगा, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो किसमें होगा? वो हमारे पास गैसेस में होगा। अभी तो गैसेस फैली हुई है। आप नॉर्मल चीजें समझिएगा, गैस पूरे हवा जो है हमारे वातावरण में क्यों है? रीजन है क्योंकि इनके बीच में जो स्थान है अणुओं के बीच वो ज्यादा है। एक कण यहां पर है तो दूसरा यहां पर है। अभी तो हवा चारों तरफ फैली हुई है ना? अब बात करें लिक्विड को लेकर, लिक्विड जो है ना, इसके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है तो अणु दूर होंगे, तो स्पेस जो है वो ज्यादा होगा। जबकि लोहे को लेकर बात करें, फिर सॉलिड को लेकर बात करें, ये चीज सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, अणुओं ने आपस में ज्यादा बांधे हुए हैं। जब ज्यादा बांधे हुए तो इनके बीच में स्पेस सबसे कम होगा, है ना? स्पेस कम होगा, ठीक है, स्पेस सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप एक बार लिखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेस को लेकर बात करें, अणुओं के बीच स्थान को लेकर बात करें, गैसेस में सबसे ज्यादा होगा, गैसेस जो होंगी सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा लिक्विड में, लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो होगा वो किसके बीच होगा? सबसे कम होगा सॉलिड के बीच, सॉलिड के बीच सबसे कम होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अरे हाँ यार, एक है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड करवाइए। एसपी कुमार, आज तुम इस बैच में हो, कल तुम नेक्स्ट बैच में होगे, उसके बाद यूट्यूब पर होगे, इसी तरीके से घूमते रहोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है जिंदगी में, है ना? पढ़ा तो तुमने चूरन चटनी है, अब चूरन चटनी से जैसे ही ऊपर उठते हो तुम्हें लगता है ये तो क्या ही पढ़ रहे हैं। अब यहां तक बताइएगा कि हमारे तीन कंसेप्ट क्लियर हुए। सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या? सबसे पहला हमने पढ़ा था शेप, उसके बाद हमने पढ़ा क्या? उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेस। तीन चीजों को लेकर हम बात कर चुके हैं। बढ़े आगे की ओर। अरे हाँ या ना तो बता दिया करो, यहां तक की चीजें क्लियर है? क्लियर है, नोट डाउन हो गया है? प्यारी सी कमेंट के साथ बताया करो, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड। चलिएगा नेक्स्ट आइएगा, अगला लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी। मुझे इस बारे में अब आप खुद आंसर करते हुए चलोगे, आपको इतना मैं बताऊं, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना देख लेना आप खुद आंसर कर दोगे। कंसेप्ट ऐसे समझ में आएंगे जैसे कि क्या ही पढ़ लिया हो। बताएंगे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। देखिएगा, ये चीज ठोस है ना, ये चीज ठोस है। क्या इसमें मूवमेंट है? बताएं, क्या इसमें मूवमेंट है? नहीं है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। इसके अणु बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं तो गति नहीं है। समझो इस चीज को, मैंने कहा इसके अणु ज्यादा बंधे हुए हैं, जब ज्यादा बंधे हुए हैं तो गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। अब आइएगा गैस और लिक्विड को लेकर, गैस को लेकर बात करें। देखिएगा, गैस, आप सिलेंडर की गैस को छोड़ो, एक साथ निकल के भागेगी। क्यों? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। वही सिलेंडर में पानी को भरना, एक बार पानी को छोड़ना, क्या इतनी गति से भाग पाएगा? नहीं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम है ना, इनके अणुओं के पास गतिज ऊर्जा कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। वही ठोस को भर दोगे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है ना, ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी है। तो आप एक चीज तो समझ पा रही हो, क्योंकि इनके अणु आपस में दबे हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अब बात करें लिक्विड और गैस को लेकर, गैस को आप सिलेंडर से निकालोगे एक साथ भागेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, और उसी तरह पानी को भरोगे तो उससे कम गति से निकलेगा, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी गैस की तुलना में कम है ना, गैस की तुलना में कम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी को, क्या लिख सकता हूं? गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद किसके पास होगी? लिक्विड के पास होगी, लिक्विड के पास होगी, और उसके बाद जो होगी वो ठोस के पास यानी सॉलिड के पास होगी। सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, सॉलिड के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? गैसेस के पास, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम ठोस के पास होती है, ठोस के पास होती है। यहां तक की चीज को नोट करो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट को समझते हैं।
यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ, पूछो, वरना तो आगे की ओर बढ़े। कर लिया ना? अब देखिए, इसका आंसर आप खुद दे दोगे, जो मैं आप पूछूंगा आपसे, जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप खुद दे दोगे। जैसे बताओगे आप मुझे, मैं हेडिंग डालूं एक्सपेंशन यानी प्रसार, प्रसार होता फैलना, एक्सपेंशन यानी प्रसार, फैलना। आप मुझे इसका आंसर ऐसे दोगे ना जाने कैसे। मैं यहां ये कह रहा हूं, मैं आपके पास दो ऑप्शन रख रहा हूं, है ना, दो ऑप्शन रख रहा हूं। ऑप्शन नंबर एक रख रहा हूं सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, और दूसरा ऑप्शन रख रहा हूं गैस, लिक्विड और सॉलिड। बताइएगा प्रसार यानी एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे कौन सा सही है। एक्सपेंशन के बारे में बताइए कौन सा सही है, एक्सपेंशन के बारे में। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, गति मतलब कोई चीज मूवमेंट कर रही है, उसमें जो एनर्जी होगी उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो सीधी सी आप समझ चुके हो, आपका आंसर सबके सही है, इसका मतलब आपकी कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट आपके एकदम से क्लियर है, समझ गया मैं, किसी का भी गलत नहीं है। चलिएगा आप समझिएगा क्या है एक्सपेंशन, प्रसार। मैंने ये कहा एक्सपेंशन क्या है, फैलना, फैलना। मुझे बताइएगा सॉलिड को रख दो, आप एक जगह पानी को रख दो, एक जगह गैस को रख दो, कौन तेजी से फैलेगा। आप परफ्यूम यूज करते हो, है ना, परफ्यूम यूज करते हो, कभी आपने सॉलिड यूज किया है परफ्यूम में? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका प्रसार कम है ना, प्रसार कम है। आपने फुस किया, महक चारों तरफ उड़ गई, क्योंकि उसका प्रसार हो रहा है, फैल रहा है। तभी तो हम गैस फॉर्म में यूज करते हैं किसको, परफ्यूम को, क्योंकि उसका प्रसार जाता है ना, प्रसार जाता है। अच्छा, हम लोहे से या फिर कह सकता हूं मैं तांबे से बर्तन क्यों नहीं धुलते, पानी से क्यों धुलते? क्योंकि पानी का प्रसार लोहे की तुलना में ज्यादा है, फैल जाता रहा है पानी, लेकिन गैस से कम फैल रहा है ना, गैस से कम फैल रहा है। जैसे आपके घर में खाना बन रहा है, कुकर में सीटी लगी और आपको एक गंध आई, एक महक आपके नाक में आई, आपने कहा मम्मी क्या दाल बना रही हो? तो वो कहती है वो गैस ही तो जी आपके नाक तक आई, आपके कमरे में फैल गई, यानी गैसों का प्रसार बहुत ज्यादा है। पानी भी फैला होगा लेकिन कुकर के आसपास तक सीमित। ऐसा तो है नहीं पानी गैस के साथ उड़कर आपकी नाक में घुस गया, मैं H2O हूं, नहीं, पानी फैला लेकिन उसके आसपास किचन में फैला, यानी उसका प्रसार गैस की तुलना में कम है। लेकिन सिलेंडर फैला, कुकर फैला, क्योंकि वो ठोस है, वो उनमें प्रसार नहीं होता है ना, उनमें प्रसार नहीं होता है। क्लियर है? तो आप एक चीज समझेंगे, गैसों का प्रसार सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, और सबसे कम एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड का होगा। सबसे कम एक्सपेंशन जो है सॉलिड होगा। एक्सपेंडेड हो जाएंगे सॉलिड, अगर आप उन्हें गर्म कर दोगे तो पिघल जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम होंगे अपने आप, बहुत कम होंगे अपने आप। दीपांशु कांस्टेबल क्यों नहीं बनोगे मेरे भाई? आप बिल्कुल बनोगे। हाँ, 9 से 10 ही होगी आपकी क्लास पर डे, है ना, 9 से 10। क्वेश्चन भी मैं कराता हुआ चलूंगा साथ के साथ, है ना, एक दो चैप्टर होंगे क्वेश्चन कराऊंगा। और जो आपकी ज्योग्राफी में जो चैप्टर के क्वेश्चन छूट गए, हालांकि मैंने प्रैक्टिस कराई है, अधिकतर जो चैप्टर छूट गए उनकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे पूछो। ये प्रसार को लेकर बात हुई, एक्सपेंशन को लेकर बात हुई। सिलेंडर फैल गया सबको फैला दे, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, समझ में आ रही वो चीज। बढ़िया, गजब। आगे क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझे बताएंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन वॉल्यूम। देखिएगा एक चीज समझिएगा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है। किसी चीज में, किसी भी बर्तन में अगर कोई चीज भरी हुई है, उसमें कोई, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए क्या बताऊं आपको, पानी की बोतल ली जाए। देखिएगा यहां पर एक चीज समझिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास बिस्लरी की, दीपिका पादुकोण, नहीं नहीं इधर आइएगा, ये आपके पास बिस्लरी की बोतल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जितना पानी भरा हुआ है इसका वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है, यानी किसी चीज में कितना घेराव है, कितनी चीज भरी हुई है, उसका वॉल्यूम है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, मेरे पास कोई ठोस है ना, मेरे पास कोई ठोस है, मान लीजिए मैंने ठोस को इसमें भरा, अब मैं इसे उठाकर किसी बर्तन में दूसरे में ठोस को डाल दूं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से लिक्विड है, ये इस बोतल में भरा हुआ है, मैं इसे दूसरी बोतल में डाल दूं तब भी तो वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना आपकी। हाँ, लेकिन गैस अलग काम करती है। कैसे? आप गैस को सिलेंडर में भर रखा है कंप्रेस करके, और इस गैस को पूरे में छोड़ दो, पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लेगी, है ना, पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लेगी। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो सॉलिड का फिक्स होता है एकदम से, सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, फिक्स, चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से लिक्विड जो होगा ना, लिक्विड ऐसा तो है नहीं भैया, लिक्विड का फिक्स कैसे है आप मुझे बताइएगा। आप पानी वॉल्यूम में ही तो लेकर आते हो, पानी का वॉल्यूम ही तो होता है। अब ऐसा तो है नहीं आपने बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल ली और आपने उसे क्या कहते हैं टंकी में भर दिया तो 50 लीटर होगी, 1000 लीटर होगी। अगर ऐसा होता जब फिक्स नहीं होता, लेकिन ये तो फिक्स है, तो सीधी सी बात है सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर कमरे में फैला दोगे तो कमरे का आकार ले लेंगे, कमरे का आकार ले लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड और लिक्विड का फिक्स होता है, जबकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ, डेली चलेगी क्लास सेम टाइम। अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 9 से 10 रहेगी।
ठीक है, तो मुझे यहां तक अगर कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताएंगे। ये मैंने आपको सॉलिड और लिक्विड और गैस ये इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर समझा दिए, है ना। अब आपका फिजिकल डिवीजन में बचा है बीईसी और प्लाज्मा, उसे हम कल स्टार्ट करेंगे, है ना। लिक्विड बर्तन के आकार के आधार पर चेंज हो जाएगा, वो शेप में आप काउंट करेंगे, है ना। मैंने कहा ना शेप जो है वो चेंज हो रही है, उसे शेप में काउंट करेंगे, वॉल्यूम में काउंट नहीं करेंगे। वॉल्यूम है इसमें कितना मैटर है ना, इसमें कितना मैटर है। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, जगह तो उतनी ही गिरेगा जितनी है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, इसके आगे का पोर्शन हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बता देंगे आज केमिस्ट्री को पढ़ के क्या ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ लग रहा है, हल्का हल्का सा, है ना। आज हमने ये सारी चीजें कवर की केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे का डिस्कस हम कल करेंगे, क्या हमारे पास तत्व होते हैं, क्या कंपाउंड होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, इन सभी को कल की क्लास में कवर करेंगे। हाँ, सीडीएस हो किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। चलिएगा, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। बाकी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, मास्टर्स मेरी बायोलॉजी में ही है बेसिकली। चलिएगा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, लेकिन मैंने मेंस ज्योग्राफी में लिखा है, इस वजह से छोड़िए उस चीज को। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं, कल की क्लास मिलेंगे। ख्याल रखिएगा, जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करके आइएगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।